नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर्स में जो क्वेश्चनेयर्स चल रहे थे उसके जो सोल्यूशन प्रोवाइड हम कर रहे हैं इस समय, तो उसमें क्वेश्चंस की अगली सीरीज़ है 10.12, 10.13 और 10.14। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं 10.12। अब 10.12 में 3 पार्ट है। क्या है क्वेश्चन? रीज़न पूछ रहे हैं ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, समझाइए क्यों। पहला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन पर Cl, देखते हैं ज़रा, ये है बेंजीन, बेंजीन पर Cl लगा दो, बेंजीन पर Cl। इसका जो डाइपोल मूवमेंट है, इसका डाइपोल मूवमेंट कम है किससे? साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। दिस इज साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। अब अगर आप देखें तो डाइपोल मूवमेंट म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। अगर किसी कारण से क्यू या डी की वैल्यू अगर कम हो जाए तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर किसी कारण से डी या क्यू दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर कम हो जाए या दोनों की वैल्यू कम हो जाए तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आएगा म्यू का वो क्या होगा? कम होगा। अब अगर आप इन दोनों कंपाउंड में क्लोरीन के साथ अटैच जो कार्बन है उसका नेचर अगर देखें तो ये जो कार्बन है क्लोरोबेंजीन का कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है बेटा, देखो रीज़न जरा, ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। जैसे ये कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ साइक्लोहेक्सिल है ना, साइक्लो एल्केन टाइप का है ये। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन और एक इधर बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हर जगह 2 हाइड्रोजन है। तो इससे मतलब ये सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और यहाँ सिर्फ एक ही है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो यहाँ पर सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो क्लोरोबेंजीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो S कैरेक्टर होगा, S कैरेक्टर इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड में वो होगा 33.33% और इसमें होगा 25%। और आपको पता है कि S कैरेक्टर जो होता है, S कैरेक्टर अगर ये बढ़ जाए तो कंपाउंड की इलेक्ट्रोड या एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ पर S कैरेक्टर है, S कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। मतलब अगर हम ऐसे लिखें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है sp3 संकरित कार्बन की अपेक्षा। अब होगा क्या? जब ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये कार्बन अंदर अपनी तरफ क्लोरीन के बॉन्ड को खींचेगा और ये उतना तेज़ी से नहीं खींचेगा। तो इससे क्या होगा? इस कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ डिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस अगर कम होगा जो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा जो क्लोरीन होगा वो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो लेंथ है ना, ये बॉन्ड लेंथ हम लिख रहे हैं, ये बॉन्ड लेंथ कम होगी और ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी? यहाँ पर इस कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी sp3, ये sp3 वाला है, ये इसका है, ये इसका है। इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो अगर d की वैल्यू कम तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्लियर? एक रीज़न और देख लो इसके पीछे का। ये तो हमने S कैरेक्टर के बेस में बताया है, इसको आप ऐसे भी समझ लो। देखो क्लोरोबेंजीन में अनुनादी संरचना पॉसिबल है, यहाँ पर कार्बन sp3 तो यहाँ पर अनुनादी संरचना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर और इस क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर रिंग की तरफ। तो यहाँ पर अनुनादी संरचना संभव है और यहाँ अनुनादी संरचना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इससे होगा क्या? क्लोरोबेंजीन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो क्लोरीन का लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है ना वो प्लस m इफेक्ट दिखाएगा और प्लस m इफेक्ट जब दिखाएगा तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा।
तो इससे क्या हो जाएगा, इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में अनुनादी संरचना के बाद, अनुनादी संरचना आपको देखनी है तो हेलोएरिन वाला जो डिटेल में बताया था वहाँ क्लोरोबेंजीन का, उसमें आप देख सकते हैं। हम इसमें केवल रीज़न बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस चार्ज और उसके बाद अगली बार फिर से यहाँ शिफ्ट होगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ शिफ्टिंग होगी। तो इससे कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल के बजाय क्या हो गया, डबल। और अगर ऐसा है तो लेंथ क्या होगी, छोटी। और अगर डी छोटा हो गया, डी कम हो गया तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो ये दोनों रीज़न आप दिखा सकते हैं, एस कैरेक्टर के बेस पे भी, और क्लोरोबेंजीन में अनुनादी संरचना होती है या अनुनादी संरचना पाई जाती है, इसीलिए कार्बन और क्लोरीन के बीच की लेंथ कम हो जाएगी। तो लेंथ कम हो जाएगी तो डी कम हो जाएगा, डी कम हो जाएगा तो म्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम हो जाएगा और हेक्सिल क्लोराइड का, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का ज़्यादा होगा। सेकंड क्वेश्चन आओ, 10.12 कहिए बेटा, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में नहीं घुलता है। ध्रुवीय आप जानते हैं, एलडीएल लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलता है और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। पानी जो है वो दोनों नेचर है, मतलब एम्फोटेरिक टाइप का है ना, वो ध्रुवीय भी है और अध्रुवीय भी है। अगर आप एल्किल हैलाइड के बारे में देखें तो ये है RX, और आपको पता है यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट मतलब ये कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो शिफ्ट रहता है हैलोजन की तरफ। क्यों? क्योंकि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की अपेक्षा। तो होगा क्या, इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश बना रहता है। लेकिन अब कंडीशन समझिए, पोलर तो हो गया, ये बॉन्ड भी पोलर हो गया, ये मॉलिक्यूल भी पोलर है। तो एल्किल हैलाइड ध्रुवीय तो है, लेकिन इतनी ध्रुवता नहीं है कि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाए। मतलब ये जो है वो जल के साथ या जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा ये ध्रुवीय होते हुए भी, तो ये पानी में नहीं घुलेगा, अर्थात जल में अमिश्रणी रहेगा या अविलय रहेगा। अगला देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब हो गया RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मीन्स RMgX का जो निर्माण होता है वो निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए, ये कंडीशन है। ऐसा इसलिए है, हम रिएक्शन दिखा दें पहले। एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको रिफ्लक्स करते हैं, इस मिश्रण को अगर हम रिफ्लक्स करें, एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम के रिबन को या मैग्नीशियम के धातु को, शुष्क ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी ड्राई होता है। प्रैक्टिकली अगर हम करें तो ये भी ड्राई होता है, ये भी ड्राई होता है, ये भी ड्राई होता है, और जो मीडियम है वो भी ड्राई करके रखा गया है। तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लगभग 45 मिनट के लिए, अप्रॉक्स 40 से 45 मिनट के लिए पश्चवाही करा दें, रिफ्लक्स करा दें। रिफ्लक्स का मतलब होता है बेटा कि किसी द्रव को या किसी द्रव के मिश्रण को उसके क्वथनांक पर बार बार या लंबे समय तक आश्रित कराया जाए, बार बार या लंबे समय तक आश्रित कराया जाए तो क्रिया कहलाती है रिफ्लक्स या पश्चवाही कहलाती है। ठीक है, द्रव को या द्रव के मिश्रण को उसके क्वथनांक पर बार बार अगर हम उसे आश्रित कराएं, आश्रित कराने का मतलब हम उसे गर्म करें, वो वाष्पित होगा, वाष्प जो है फिर से ठंडा होकर के फिर से द्रव बन जाएगी। तो ये क्रिया अगर हम बार बार दोहराएं तो वो क्रिया कहलाती है पश्चवाही, रिफ्लक्स कहलाती है। तो अगर हम रिफ्लक्स कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, RMgX। आपको पता है ये एक प्रकार का OMC है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब कंडीशन देखिए, यहाँ ये एल्किल हैलाइड भी ड्राई होना चाहिए पूरी तरह से, मैग्नीशियम भी ड्राई होना चाहिए, और इसको, इन दोनों को ड्राई करने के बाद जो मीडियम हम यूज़ करते हैं वो भी ड्राई होना चाहिए। इवन इसमें हम थोड़ा सा आयोडीन भी डालते हैं इस रिएक्शन में, वो भी ड्राई होना चाहिए, जो रिएक्शन के इनिशिएट होने का इंडिकेट करता है हमें आयोडीन। तो हम एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम लेते हैं और शुष्क ईथर लेते हैं, तब जाकर के हमें RMgX मिलता है। अब आखिर इस रिएक्शन को इतना ज़्यादा शुष्क करने की क्या ज़रूरत है? शुष्क मतलब ये निर्जल, विदाउट वाटर करने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है। आप जानते हैं ये बहुत आसानी से पानी से भी क्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, अल्कोहल से क्रिया कर लेता है, बड़ी आसानी से क्रिया कर लेता है, और ये कंपाउंड फिर कुछ और बना लेगा। जैसे अगर आप RMgX की क्रिया पानी से करा के देखें तो आपको एल्केन मिल जाता है और प्लस मैग्नीशियम ये X और ये OH,
CO2 से भी कर लेता है, एडिशन हो जाता है। CTH5OH से भी एल्केन बना लेगा, है ना। तो RMGX पानी के साथ रिएक्शन करके, ये जैरविटनॉफ टेस्ट है ये, या जैरविटनॉफ रिएक्शन मानी जाती है। एल्किल हैलाइड एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को जल के साथ क्रिया कराते तो हमें एल्केन मिल जाता है, ठीक है ना। जैरविटनॉफ अभिक्रिया कहलाती है ये, जैरविटनॉफ अभिक्रिया। अच्छा देखो जरा, अब ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है तो जाहिर सी बात है हमें उस रिएक्शन के दौरान मीडियम पूरी तरह से ड्राई रखना पड़ेगा अगर हम RMGX प्राप्त करना चाहते हैं तो। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जस्ट मीडियम टू होल मीडियम शुड बी ड्राइड एंड एनहाइड्रस, पूरी तरह शुष्क और निर्जल होना चाहिए। इसीलिए आप सीधे स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि RMGX जो बन रहा है वो शुष्क होना चाहिए, या जिस माध्यम में बन रहा है वहाँ निर्जल या शुष्क होना चाहिए। कारण यही है कि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, अल्कोहल से आदि से क्रिया कर लेता है, आसानी से क्रिया कर लेता है, सामान्य ताप पर ही क्रिया कर लेता है। इसीलिए इसको बनाने के लिए हमें वातावरण शुष्क रखना चाहिए। अब 10.13 देखो, 10.13 अब ज़रा देखो ये क्या है, CFC12 जिसे फ्रियॉन्स भी कहते हो आप, DDT, पायरीन, आइडोफॉर्म का उपयोग बताइए, ठीक है। ये जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो इन सब के बारे में डिटेल में बता चुके हैं हम आपको, फिर भी हम एक बार हिंट देते हैं दोबारा। अब CFC12 क्या है, CFC12 एज अ कूलेंट इस्तेमाल होता है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, CF2Cl2 12 है ना। तो ये अब ये जो है ये एज अ कूलेंट इस्तेमाल होता है। जो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या जो फोम या स्प्रे होते हैं उसमें भी एज अ प्रणोदक प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है ये। और CFC12 के बारे में आप जानते हैं कि ये इन्वायरमेंटल के लिए थोड़ा नुकसानदेह ज़्यादा है, क्योंकि ये जो क्षोभ मंडल होता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें जो आपका ओजोन परत है वहाँ मुक्तमूलक रिएक्शन शुरू कर देता है, जिससे ओजोन के अपघटन की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, बनना टूटना, ऑक्सीजन से ओजोन, ओजोन से ऑक्सीजन बनने की जो प्रक्रिया है उसमें ओजोन के टूटने की दर को ये बढ़ा देता है, जिसके कारण ओजोन की परत पतली हो जाती है, वहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और उससे पराबैंगनी या जो हानिकारक किरणें होती हैं, कॉस्मिक किरणें होती हैं सूर्य की, वो भी पृथ्वी पर आने लगती हैं। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। DDT कीटनाशक है ना, पैरा डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये कीटनाशक है, इसका उपयोग बैन कर दिया गया है। CCl4 के साथ दो महत्वपूर्ण बातें हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। पहला तो ये एक आध्रुवी विलायक होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इसका 0 आएगा, तो ये आध्रुवी विलायक है ना, म्यू 0 आएगा। और दूसरा ये इसकी जो वाष्प होती है वो अज्वलनशील होती है और वायु से भारी होती है। तो वायु से भारी होती है और ये स्वयं इसकी वाष्प जो है वो अज्वलनशील है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण जो है इसका उपयोग अग्निशामक अर्थात फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में भी इस्तेमाल होता है, मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये अलग बात है कि जहाँ ये आग बुझाई जाती है वहाँ सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके कारण जो है CCl4 अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाए और टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 बना लेता है, और आप जानते हैं इसे फॉस्जीन कहते हैं और ये और जहरीली गैस होती है। तो CCl4 का उपयोग अग्निशामक के रूप में करने पर हमें सावधानी ज़्यादा बरतनी चाहिए। आइडोफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हम जो टेस्ट करते हैं जहाँ पर CH3CHOH या CH3CO की मोइटी जांचनी हो, वो संरचना जांचनी हो, तो वहाँ हम आइडोफॉर्म का टेस्ट करते हैं कि पीला अवक्षेप होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग है आयोडीन के कारण, क्योंकि इसमें आयोडीन है तो ये एंटीसेप्टिक अर्थात प्रतिरोधी होता है। तो आइडोफॉर्म पीला ठोस होता है और चूंकि इसमें आयोडीन है इसलिए आयोडीन का खुद का नेचर एंटीसेप्टिक होता है, तो आयोडोफॉर्म का भी नेचर कैसा होता है बेटा, एंटीसेप्टिक होता है। क्लियर। अब आ जाओ 10.14 पर। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक अपक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। ये कुल 8 रिएक्शंस हैं, यहाँ हमें फिल करना है कि क्या बन रहा है। उपयोग के बारे में हम फिर से बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर इसका उपयोग हमने बोल दिया है। आप आइडोफॉर्म और उन सब की वीडियोस में पीछे जा कर के आप दोबारा फिर से देख सकते हैं और सारे उपयोग और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टी सब देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए 10.14 चलते हैं।
अब देखो जरा, ये है 1 क्लोरोप्रोपेन सोडियम आयोडाइड एसीटोन। आपको पता होगा रिएक्शन है कोनान फिंकलस्टीन अपक्रिया, जिसमें एक्सचेंज होता है, हैलाइड विनिमय अपक्रिया है। आयोडाइड जो है वो Cl माइनस या क्लोराइड से शिफ्ट हो जाएगी, प्रतिस्थापित हो जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CH2I और प्लस NaCl। तो ये हो गया 1 आइडोप्रोपेन। यहाँ देखो जरा, KOH है और एल्कोहल दे रहा है, तो एल्कोहलिक KOH HX के निकालने में सहायता करता है। अब ये X यहाँ से निकलेगा तो कार्बन पे आएगा प्लस, X यहाँ से निकलेगा तो कार्बन पे आएगा प्लस। इस धनावेशित कार्बन के अगल बगल 3 कार्बन हैं और तीनों के पास 3 हाइड्रोजन, मतलब 9 हाइड्रोजन हैं और सब सेम नेचर के हैं। तो कहीं से भी निकाल दो तो क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया CH3 प्लस KBr और प्लस पानी, तो ये हो गया 2 मेथिल प्रोपीन है बेटा, ये बनेगा। यहाँ आ जाओ, NaOH एक्वस है, पानी दिया हुआ है, तो केवल नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी और ये 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, तो इट में भी SN1 और SN2 दोनों टाइप की रिएक्शन ये प्रोसीड कर सकता है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, तो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। एल्कोहली ये जली KOH है, जली NaOH है, तो OH माइनस Br माइनस को शिफ्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ CH3 CH CH2 CH3 और ये हो गया OH। दिस इज ब्यूटूऑल एंड दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर बेटा, केवल नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन हुआ है और प्लस NaBr निकल के अलग हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, CH3 CH2Br ब्रोमोएथेन पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक। आपको पता है पोटेशियम या सोडियम के सॉल्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ शिफ्टिंग होगी सीधे सीधे, ये मिलेगा CH3 CH2Cn प्लस KBr और ये क्या है, दिस इज़ प्रोपेन नाइट्राइल। दिस इज IPSC नेम हम बता रहे हैं बेटा, प्रोपेन नाइट्राइल। ये Cn वाला कार्बन भी इसमें काउंट होता है। वैसे कॉमन नेम होगा एथिल साइनाइड, कॉमन नेम क्या होगा, एथिल साइनाइड। IPSC नेम प्रोपेन नाइट्राइल, 1 2 3 कार्बन, ये कार्बन और इस Cn के नाइट्रोजन को हम नाइट्राइल लिखते हैं, NITRILE नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। नाउ हियर C6H5ON, दिस इज सोडियम फेनॉक्साइड, C2H5Cl। आप जानते हैं यहाँ पर शिफ्टिंग होगी Cl और Na की, तो मिलेगा क्या, C6H5OC2H5, एक टाइप का एलिफेटिक एरोमेटिक ईथर है और ये हो गया NaCl। दिस इज एथिल फेनॉक्साइड, एथिल फेनॉक्साइड, या सीधे सीधे इसका नाम दे दो एथॉक्सी बेंजीन। IPSC नेम हम बोल रहे हैं एथॉक्सी बेंजीन। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्कोक्सी बेंजीन होता है जिसमें कम कार्बन वाले के लिए ऑक्सी लगाते हैं, तो कम कार्बन 2 का है तो एथॉक्सी और ये ज़्यादा कार्बन तो एथॉक्सी बेंजीन, या कॉमन नेम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आएगा तो एथिल फेनिल ईथर, ये कॉमन नेम हो गया एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, ये कॉमन नेम है बेटा। अगला देखो CH3 CH2 CH2OH SOCl2, दिस डार्जन रिएक्शन, डार्जन अपक्रिया है। यहाँ पर पिरिडीन डाल दो, ये डार्जन अपक्रिया, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। अगर आपको प्योर एल्किल क्लोराइड बनाना हो, शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाना होता है, तो हम डार्जन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ये है डार्जन अपक्रिया, तो जहाँ ये SOCl2 जैसे थायोनिल क्लोराइड है ना, तो OH के साथ शिफ्टिंग होगी, बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में हैं, निकल जाएंगे। आपको प्योर मिलेगा क्या, 1 क्लोरोप्रोपेन या नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। नाउ हियर दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एसिमेट्रिक एल्कीन HBr, और ये परऑक्साइड कौन सा है, ये खरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या परऑक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ या परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहते हैं। परऑक्साइड है HBr का केस, Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, अर्थात Br यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा, बनेगा क्या, 1 ब्रोमोब्यूटेन, Br बेटा यहाँ पर, H यहाँ पर, यहाँ आ जाओ HBr, कोई कंडीशन नहीं है, HBr मार्कोनिकॉफ, सीधे सीधे MKr लगेगा और वो क्या होगा, माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो Br इसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास, तो ये हो गया CH3 CH2, ये CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा C, ये Br और ये हो गया बेटा CH3, समझ रहे हैं। तो क्या नाम हो गया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 2 3 4 2 मेथिल 2 ब्रोमो, अल्फाबेट है ना, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर 10.12 10.13 एंड 10.14। आई होप कि बात समझ में आई होगी।
ठीक है, तो नोट करते रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।